नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल के स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम उपस्थित हुए हैं एक नए बिंदु के साथ जिसका नाम है स्कंदगुप्त नाटक। जो हिंदी पाठ्यक्रम नेट का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो स्कंदगुप्त नाटक जुड़ा हुआ है उसकी आज अपन समीक्षा करने जा रहे हैं। उसका संपूर्ण विश्लेषण, उसकी संपूर्ण जानकारी का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों, नेट जेआरएफ के लिए ये जो वीडियो है यह अत्यंत उपयोगी है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे मैं आपके सामने खूब वीडियो लेकर आ सकूं, और बेल आइकन को प्रेस करें। स्कंदगुप्त प्रसाद साहित्य, जयशंकर प्रसाद, आज इन सभी के बारे में अपन जानेंगे, इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। चलते हैं, नाटक साहित्य की चर्चा करने जा रहे हैं। जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म 1889 और 1937 में मृत्यु, उपनाम कलाधर, ब्रजभाषा में रचनाएं लिखते हैं। नाटकों की चर्चा करें तो इनके नाटक सज्जन, कल्याणी परिणय जो नागरिक प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हुआ था, प्रायश्चित, करुणालय, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना 1923 में लिखा गया और प्रकाशन 1927 में हुआ। जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में, एक घूट, चंद्रगुप्त, धुरुस्वामिनी, अग्निमित्र अपूर्ण है। इसके अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, धुरुस्वामिनी और राज्यश्री, ये जो 5 नाटक है ये ऐतिहासिक है। काव्य की चर्चा करें तो खंड काव्य में प्रेम पथिक 1914 ईस्वी में लिखा गया, महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी में लिखा गया, महाकाव्य कामायनी 1935 ईस्वी में, मुक्तक काव्य चित्राधार 1918 ईस्वी में। इसके अलावा कानन कुसुम जो मुक्तक काव्य है। गीति काव्य की चर्चा करें तो झरना, आंसू, लहर, ये इनके गीति काव्य है। कहानी संग्रह, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये इनके कहानी संग्रह है। उपन्यास की चर्चा करें तो 3 उपन्यास है, कंकाल, तितली और इरावती। निबंध, काव्य कला और अन्य निबंध परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं इनकी रचनाएं। चंपू काव्य, उर्वशी और वब्रुवाहन 1907 ईस्वी में लिखे गए। माखनलाल चतुर्वेदी का इनके संबंध में कथन है कि कविता प्रसाद का प्यार है, उनका गद्य उनका कर्तव्य है। ये इनका प्रसिद्ध कथन है, माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा है प्रसाद के बारे में। अब चर्चा करते हैं अपन स्कंदगुप्त नाटक की। जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता है। रचना काल की चर्चा करें 1928 ईस्वी में लिखा गया। अंक 5 है। दोस्तों, यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। 5 अंकों का नाटक और इसमें दृश्य है 33 दृश्य है, जो संख्या में काफी अधिक है। नाटक में गुप्त वंश, गुप्त साम्राज्य के 11 वर्षों सन 455 ईस्वी से लेकर सन 466 तक का दृश्य उपस्थित किया गया है। 11 वर्षों का जो दृश्य है जिसके अंतर्गत पुष्यमित्र, शको आदि का जो आक्रमण होता है, सौराष्ट्र प्रांत आदि का जो आक्रमण होता है, उसकी रक्षा का भार जो स्कंदगुप्त अपने कंधों पर लेता है, उसकी सारा विवरण इन 11 वर्षों का जो घटनाक्रम है वह इस स्कंदगुप्त के अंतर्गत दिया गया है। इस नाटक में लेखक द्वारा गुप्तकालीन संस्कृति, इतिहास, राजनीतिक संघर्ष, पारिवारिक कलह, जो आंतरिक कलह चलते रहते हैं कि किसको राजा बनाया जाए, कौन राजा बनने वाला है, ये जो किसी को मारना, मतलब अपने शत्रु को या अपने भाई को मारना, ये पारिवारिक जो कलह है एवं षड्यंत्रों को प्रकट किया गया है, इन्हीं को वाणी दी गई है। स्कंदगुप्त की कथा हूण आक्रमण 455 ईस्वी से आरंभ होकर हूण युद्ध की समाप्ति तक है। मतलब जो 11 वर्ष है उस 11 वर्ष में हूणों से लगातार संघर्ष चलता रहता है और अंत में 466 ईस्वी में हूणों को हरा दिया जाता है। यह घटना इसमें है 466 ईस्वी तक। देशभक्त, वीर, साहसी, प्रेमी स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के जीवन प्रसंगों पर आधारित ऐतिहासिक नाट्यकृति। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित है और स्कंदगुप्त ही इस नाटक का नायक है। नायिका की चर्चा करें तो इसकी नायिका देवसेना है। आगे चर्चा करेंगे। गुप्त राजवंश का समय 275 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी तक है। पूरा गुप्त साम्राज्य जो है वह 275 ईस्वी से 540 ईस्वी तक अपनी जड़ें जमाए रहता है। नाटक का आरंभ स्कंदगुप्त के इस कथन से होता है कि अधिकार सुख कितना
मादक और सारहीन है। दोस्तों इसकी व्याख्या करने जाए तो अधिकार सुख जो होता है या अपने पूर्वजों के द्वारा जो अपन को संपत्ति या जो पैसा या जो भी कुछ अपन को प्राप्त होता है वह बहुत ही मादक होता है, लेकिन व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो वह सारा का सारा क्या है, सारहीन है, क्योंकि अपना कुछ भी नहीं है, वह पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ है, अपना हाथों से कुछ भी नहीं किया हुआ। तो कितना गंभीरता है, कितनी इस वाक्य में कितना गंभीर है। इसी कथन के साथ इस नाटक का प्रारंभ होता है। उदासीन स्कंदगुप्त चिंतित है, विचार विमर्श कर रहा है अपने साथियों के साथ, और ये इस जो कथन है इस कथन से यह नाटक शुरुआत होता है। लेखक ने इस नाटक में तत्कालीन राजनीतिक षड्यंत्रों, घात प्रतिघातों और सामाजिक परिस्थितियों के इतिहास सम्मत चित्र प्रस्तुत किए हैं। राजनीतिक षड्यंत्र जो चलते रहते हैं, घात प्रतिघात, सामाजिक परिस्थिति, मतलब कहने का अर्थ है स्कंदगुप्त की विमाता का पुत्र पुरगुप्त जो सत्ता प्राप्त करना चाहता है, और सत्ता प्राप्त करने के लिए उसकी जो माता है अनंत देवी वह भी उसका साथ देती है, और सत्ता प्राप्त करने के लिए वे भरसक प्रयत्न करते हैं। इस संबंध में वह जो स्कंदगुप्त की जो माता है देवकी उसको भी मारने का प्रयास करते हैं, और स्कंदगुप्त किसी न किसी तरीके से वह सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। स्कंदगुप्त और पुरगुप्त दोनों का पिता कुमारगुप्त कुमारगुप्त स्कंदगुप्त कहने का आशय है कि इसका कुमारगुप्त के दो पुत्र थे। एक अनंत देवी, दो पत्नियां थी, एक अनंत देवी का पुत्र था, एक देवकी का पुत्र था। देवकी का जो पुत्र था वह स्कंदगुप्त था, और अनंत देवी का जो पुत्र था पुरगुप्त था। अनंत देवी पुरगुप्त को सम्राट बनाना चाहती थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाती है। अंत में स्कंदगुप्त खुद ही अपनी इच्छा से पुरगुप्त को पूरा राज्य सौंप देता है और कहता है कि मुझे इस राज्य की आवश्यकता नहीं है। पहले इसकी पात्र योजना की चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद में पूरी समीक्षा देखते हैं। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य जो मगधपति है। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, इसका पूरा नाम कुमारगुप्त महेंद्रादित्य का ज्येष्ठ पुत्र। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य जो मगधपति कुमारगुप्त महेंद्रादित्य का ज्येष्ठ पुत्र है। युवराज है, युवराज मतलब कुमारगुप्त के बाद में राजा बनने वाला है। देवकी का पुत्र, सौराष्ट्र आदि से शकों का और कश्मीर तथा सीमा प्रांतों से हूणों का राज्य ध्वंस कर सनातन आर्य धर्म की रक्षा की, और इस नाटक का नायक है और वीर योद्धा है। दोस्तों ये देवकी जो है, इतिहास में देवकी का कहीं नामोल्लेख नहीं है। हाँ, ये इतना उल्लेख है कि कुमारगुप्त की दो पत्नियां थी, छोटी का नाम अनंत देवी था, लेकिन बड़ी का क्या नाम था इसका कहीं उल्लेख नहीं है। तो जो प्रसाद है उस प्रसाद ने अपने काल्पनिकता के सहारे इसका नाम रखा है देवकी। ध्यान रखना दोस्तों, स्कंदगुप्त मुख्य पात्र है। इसके अलावा कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, स्कंदगुप्त व पुरगुप्त का पिता और मगध सम्राट है। देवकी और अनंत देवी का पति, दो पत्नियां हैं इसके। दोस्तों ध्यान रखना, कुमारगुप्त को अनंत देवी जो है वह अपने सहायकों के साथ मरवा देती है, इस चीज का भी ध्यान रखना, और पुरगुप्त को राजा बनाने के लिए वह प्रयास करती है। पुरगुप्त प्रकाशादित्य कुमारगुप्त व अनंत देवी का पुत्र है। अनंत देवी प्रपंच बुद्धि और भट्टार के साथ, ये दो पात्र हैं, प्रपंच बुद्धि और भट्टार के साथ मिलकर पुरगुप्त को षड्यंत्र पूर्वक सिंहासन पर आरूढ़ करने की चाहत रखती है। इसके अलावा अन्य पात्र गोविंद गुप्त कुमारगुप्त जो मगध सम्राट है उसका भाई है। पर्णदत्त मगध का महानायक है। चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र है। बंधु वर्मा मालव का राजा है। बंधु मालव की जो सुरक्षा करता है वह स्कंदगुप्त वहां जाकर करता है, मालव देश में वहां जाकर के रक्षा करता है, जहां बंधु वर्मा लगभग शकों से पूरी तरीके से हार चुके थे। भीम वर्मा बंधु वर्मा का भाई है जो बंधु वर्मा का साथ देता है। मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास प्रपंच बुद्धि बोध कापालिक है। सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति। धातुसेन कुमारदास के प्रछन्न रूप में सिंगल का राजकुमार। भट्टार्क नवीन बलाधिकृत। पृथ्वीसेन मंत्री कुमारामात्य। खिंगिल हूण आक्रमणकारी। मुदगल विदूषक प्रख्यात कीर्ति जो लंका राजकुल का श्रमण। महाबोध विहार का स्तीवर। महाप्रतिहार महादंडनायक। नंदीग्राम का दंडनायक। प्रहरी सैनिक
इत्यादि अनेक रूपों में सामने आता है। इसके अलावा स्त्री पात्रों की चर्चा करें तो स्त्री पात्रों में देवकी कुमारगुप्त की बड़ी रानी और स्कंदगुप्त की माता, अनंत देवी कुमारगुप्त की छोटी रानी, पुरगुप्त की माता। स्कंदगुप्त और पुरगुप्त दोनों सौतेले भाई है, इसका ध्यान रखना। जयमाला बंधु वर्मा की पत्नी और मालव की रानी। देवसेना बंधु वर्मा की बहन या जयमाला की ननद। विजया मालव के धन कुमेर की कन्या, मतलब जो बंधु वर्मा है उसके यहाँ जो धन कुमेर था उसकी कन्या है, और देवसेना की सखी भी जिसे कहा जा सकता है। कमला भट्टार की जननी। रामा सर्वनाग की स्त्री। मालिनी मातृगुप्त की परिणयनी या वेश्या के रूप में भी यहां चित्रित की गई है। सखी दासी इत्यादि रूप में इसके अलावा अन्य पात्र हैं। आगे देखते हैं। पात्रों की संख्या दोस्तों इसमें काफी अधिक है। इसके अलावा अपन देखते हैं ऐतिहासिक पात्र जो हैं वह कौन कौन से हैं। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त गोविंदगुप्त पर्णदत्त चक्रपालित बंधु वर्मा भीम वर्मा मातृगुप्त सर्वनाग पुरगुप्त देवकी अनंत देवी। दोस्तों ये ऐतिहासिक पात्र है। देवकी का विशेष रूप से ध्यान में रखना। इसकी मतलब कुमारगुप्त की पत्नी का उल्लेख है कि उसकी 2 पत्नियां थी, लेकिन नाम जो है वह अनंत देवी का ही उल्लेख है, देवकी का नाम उल्लेख नहीं है। यह जो नाम है यह जयशंकर प्रसाद ने अपनी बुद्धि के विवेक पर यह नामकरण किया है। स्कंदगुप्त इतिहास पर आधारित नाटक है जिसमें कल्पित पात्रों के माध्यम से काल्पनिकता का सुंदर समावेश किया गया है। यह कल्पित पात्र देशकाल और वातावरण के विपरीत होने का आभास नहीं देते। खिंगिल प्रपंच बुद्धि मुदगल प्रख्यात कीर्ति आदि पुरुष पात्र जयमाला देवसेना विजया कमला रामा मालती आदि कल्पित पात्र है। दोस्तों ये काल्पनिक पात्र है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कौन सा काल्पनिक पात्र है और कौन सा ऐतिहासिक पात्र। नाटक की शुरुआत युद्ध की पृष्ठभूमि में स्कंदगुप्त के संवादों से होती है। युद्ध की पृष्ठभूमि में स्कंदगुप्त जो है वह अपने सहायकों के साथ सहचरों के साथ वार्ता कर रहा है, चिंतित है, उदासीन है और कहता है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। उज्जैनी के गुप्त साम्राज्य में स्कंदगुप्त पर्णदत्त और उसके साथ चक्रपालित, स्कंदगुप्त के सहायक है पर्णदत्त और चक्रपालित, राजनीतिक स्थितियों पर विमर्श करते हैं। समस्त सौराष्ट्र मलेच्छों ने पदाक्रांत कर दिया है। जो सौराष्ट्र मलेच्छ है शत्रु है उन्होंने आक्रमण कर दिया है। मालवा भी संकट में था, बाहर से हूण आक्रमण हो रहे थे, मतलब सौराष्ट्र शत्रु जो है उन्होंने आक्रमण कर दिया। उधर बंधु वर्मा जो है उसका जो राज्य था मालवा वह भी संकट में है, और मालवा की सुरक्षा का जो विश्वास है वह स्कंदगुप्त जो है वह स्कंदगुप्त मालवा के बंधु वर्मा को देता है। बाहर से हूण आक्रमण भी होता है। तो ये विभिन्न तरह के आक्रमण होते हैं जिनका जिम्मेदार या जिनकी जिम्मेदारी जो होती है वह स्कंदगुप्त के कंधों पर होती है। स्कंदगुप्त इन सभी शत्रुओं को आसानी से क्या करता है, मार देता है। और दूसरी तरफ कुमारगुप्त की छोटी रानी पुरगुप्त की माता अनंत देवी प्रपंच बुद्धि और भट्टार्क और अनंत देवी यह आपसी कलह का कारण बनते हैं, क्योंकि प्रपंच बुद्धि भट्टार्क और अनंत देवी यह स्कंदगुप्त के विरोधी है। यह सब षड्यंत्र रचकर पुरगुप्त को सिंहासन पर बिठाने की साजिश करते हैं। इधर वृद्ध कुमारगुप्त जब मरणासन अवस्था में थे तब पुष्यमित्रों का आक्रमण होता है। कुमारगुप्त उधर मरणासन अवस्था में थे। स्कंदगुप्त वीर योद्धा की तरह दुश्मनों से लोहा लेता है और उनको परास्त कर देता है। इसी बीच क्या होता है, इसी बीच अनंत देवी कुमारगुप्त की हत्या करवा देती है। अपने पति की ही एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत हत्या करवा देती है और घोषणा करती है कि हत्या से पूर्व मगध सम्राट ने पुरगुप्त को सम्राट घोषित किया था। इस तरह का षड्यंत्र रचती है कि मगध सम्राट ने पुरगुप्त को सम्राट घोषित किया था। स्कंदगुप्त जो है, आगे देखते हैं कि लेकिन जो उत्तराधिकार जो बनने वाला था उत्तराधिकारी वह स्कंदगुप्त ही था। स्कंदगुप्त पिता की मृत्यु के बाद पुष्यमित्रों एवं हूणों का विनाश कर गुप्त वंश की लड़खड़ाती स्थिति को मजबूती प्रदान करता है और अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गुप्त साम्राज्य की पताका फहराता है। हूणों की सेना से विकट युद्ध में मालव का राजा बंधु वर्मा मारा जाता है। यह एक संक्षिप्त घटना है। इसके आगे अपन देखते हैं, पूरा विस्तार से थोड़ा वो चर्चा करते हैं।
गुप्त साम्राज्य द्वारा मालव राज्य की सुरक्षा का वचन निभाने के लिए, दोस्तों ध्यान से सुनना कि घटना ऐसी है कि गुप्त साम्राज्य जो मालव राज्य की सुरक्षा का वचन देता है और स्कंदगुप्त मालव राज्य की सुरक्षा के लिए जाता है। जहां जहां मालवराज बंधु वर्मा अपने भाई भीम वर्मा तथा अन्य सैनिकों के साथ दुर्ग की रक्षा कर रहा है और अंतपुर में महारानी जयमाला, जयमाला कौन है? बंधु वर्मा की पत्नी जयमाला अपनी ननद देवसेना जो बंधु वर्मा की बहन है के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। उन्हीं के साथ मालव के धन कुबेर की कन्या विजया ने भी प्राण रक्षा के लिए शरण ले रखी है। धन कुबेर की जो कन्या है विजया, उसने भी वहां शरण ले रखी है। जब हारने ही वाली अवस्था में होते हैं, परास्त होने वाली स्थिति में होते हैं, तो उसी समय स्कंदगुप्त वहां आता है और पुष्य मित्रों को पराजित करता है और विजय प्राप्त करता है। इससे बंधु वर्मा प्रभावित होकर अपना संपूर्ण राज्य जो है वह स्कंदगुप्त को समर्पित कर देता है। देवसेना और विजया स्कंदगुप्त के प्रति प्रेम भाव रखने लगती है, मतलब वह हृदय से उसे चाहने लगती है। लेकिन जब बंधु वर्मा द्वारा स्कंदगुप्त को राज्य समर्पित किया गया तो उसे लगा कि विजया को लगा कि देवसेना से स्कंदगुप्त का विवाह के लिए ऐसा किया गया कि ये जो सुरक्षा मांगी गई है स्कंदगुप्त से, गुप्त वंश से जो सुरक्षा मांगी गई है वह इसी कारण से मांगी गई है कि देवसेना का विवाह स्कंदगुप्त से हो जाए और विजया को देवसेना से ईर्ष्या हो जाती है। इस कारण विजया देवसेना के प्रति ईर्ष्या भाव रखती है। प्रपंच बुद्धि के साथ मिलकर देवसेना की विफल बलि देने का प्रयास भी करती है कि देवसेना को मारना भी चाहती है। कौन? विजया। किसके साथ? प्रपंच बुद्धि के साथ मिलकर, लेकिन वह असफल रहती है। देवसेना से बदला लेने के लिए विजया पुनः स्कंदगुप्त के विरोधियों अनंत देवी, भट्टार्क और पुरगुप्त से मिलकर भट्टार्क के प्रति अनुराग दिखाने लगी, मतलब एक काल्पनिक प्रेम दिखाने लगी। किसके साथ मिलकर? भट्टार्क के साथ मिलकर। और अनंत देवी और पुरगुप्त इन सबके जो मंडली थी उससे वह मिल जाती है और वह देवसेना का विरोध करने लगती है, उसे मारने का प्रयास करती है, लेकिन फिर भी वह क्या होती है? असफल होती है। किंतु एक अवसर पर जब उसने पुनः स्कंदगुप्त को प्राप्त करने का प्रयास किया तो यह भेद भट्टार्क के सामने खुल गया। अंततः उसे आत्महत्या करनी पड़ी। जो बात बताई जाए कि स्कंदगुप्त भी जो था वह विजया पर खूब आसक्त था, लेकिन जब उसे वास्तविक रहस्य का पता चलता है तो स्वयं यह विजया जो है वह आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि भट्टार्क को वह धोखा दे रही है। भट्टार्क की सारी घटना पता चल जाती है, स्कंदगुप्त को सब कुछ पता चल जाता है, तो वह आत्महत्या कर लेती है। दूसरी तरफ स्कंदगुप्त मालव के प्रश्नों में उलझा हुआ था, तो षड्यंत्रकारी स्कंदगुप्त की माता देवकी को मारने का प्रयास करते हैं कि स्कंदगुप्त जो मालव का जो षड्यंत्र था उसमें उलझा हुआ था कि मालव का क्या षड्यंत्र हो रहा है, देवसेना, बंधु वर्मा, इनका क्या षड्यंत्र हो रहा है। तो इसी बीच इस षड्यंत्रकारी जो है या देवकी को मारने का प्रयास किया जाता है उस प्रपंच बुद्धि इन आदि विरोधियों के द्वारा। लेकिन आकस्मिक रूप से स्कंदगुप्त का आगमन होने से षड्यंत्रकारी इस बार भी विफल हो जाते हैं। इसके उपरांत अवंती दुर्ग में सभा आयोजित की जाती है जिसमें स्कंदगुप्त शासक घोषित कर दिया जाता है। जो सारे जो सहायक बैठे हुए हैं उनके द्वारा स्कंदगुप्त को शासक घोषित कर दिया जाता है और देवकी के परामर्श से सभी विरोधियों को क्षमा कर दिया जाता है। देवकी के परामर्श से, देवकी जो उसकी माता है स्कंदगुप्त की, उसके परामर्श से जो वहां जो विरोधी थे, विरोधियों में अनंत देवी है, इसके अलावा प्रपंच बुद्धि है, भट्टार्क है, उन सभी को क्षमा कर दिया जाता है। इस तरह कथानक आगे बढ़ता रहता है। स्कंदगुप्त विजया और देवसेना की ओर आकृष्ट होता है पर उन्हें वह पाकर भी न पा सका। उसका प्रेम उदात्त गंभीर है जिसमें वासना का लेस मात्र अंश नहीं है। स्कंदगुप्त पहले विजय की तरफ आकृष्ट होता है। विजय की मृत्यु के पश्चात देवसेना को जब यह सारे वृतांत पता चलता है कि स्कंदगुप्त विजय के प्रति आकृष्ट है तो देवसेना गीत गाती है कि आह वेदना मिली। आगे है सारा। रंगमंच की दृष्टि से स्कंदगुप्त की चर्चा करें तो स्कंदगुप्त नाटक रंगमंच और अभिनेता की दृष्टि से सफल नहीं है। प्रसाद के जो नाटक है वह धुरु स्वामिनी को छोड़ दिया जाए तो सभी जो नाटक है वह रंगमंच की दृष्टि से सफल नाटक नहीं है। इसके बारे में विद्वानों ने जो कथन कहे हैं वो अपन देखते हैं कि प्रसाद जी का कोई नाटक रंगमंच पर सफल नहीं हो पाया है।
अतः मैं प्रसाद को नाटककार नहीं मानता, महान कवि अवश्य मानता हूं। यह कथन है सेठ गोविंद दास का। ध्यान रखना दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रसाद के नाटक साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है किंतु रंगमंच की दृष्टि से नहीं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है प्रसाद के नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह है कि वे रंगमंच के योग्य नहीं है। यह है बाबू श्याम सुंदर दास। प्रसाद के नाटक अभिनय के योग्य नहीं है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कहने का आशय है कि जितने भी जो विद्वान हैं, आलोचक हैं, उन्होंने यही माना है कि प्रसाद के जो नाटक है वह रंगमंच के योग्य नहीं है। केवल एक ध्रुव स्वामी ने नाटक को छोड़ दिया जाए तो। हिंदी नाटक के इतिहास में जितनी चर्चा रंगमंच के संदर्भ में प्रसाद के नाटकों की हुई उतनी और किसी के नाटक की नहीं। सिद्धनाथ कुमार। यह कथन है कि प्रसाद के नाटकों की चर्चा खूब हुई है, उतनी और किसी के नाटक की नहीं। किसको लेकर? रंगमंच को लेकर। प्रसाद के नाटक पढ़े जा सकते हैं, उनका अभिनय नहीं किया जा सकता। शिवदान सिंह चौहान का कथन है पढ़े जा सकते हैं, अभिनय नहीं किया जा सकता। भाषा शैली की चर्चा करें तो तत्सम शब्दावली युक्त स्कंदगुप्त की संस्कृत प्रधान भाषा, संस्कृत भाषा है, खड़ी बोली, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। भाषा की चर्चा करें, इनकी भाषा निर्जीव जटिल है, मानो मिट्टी के बोझ से दबी हुई कोई लाश हो। यह कथन है प्रेमचंद का कथन है। प्रसाद की अपरिवर्तनीय भाषा में अभिनयोचित चांचल्य नहीं है। यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। आगे देखते हैं। राष्ट्रीयता स्कंदगुप्त नाटक का मूल उद्देश्य है। पूरे नाटक में आरंभ से लेकर अंत तक देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम व वीरत्व की भावना का अनुसरण हुआ है। यही इस नाटक का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीयता, अपनी संस्कृति की रक्षा करना, अपने राष्ट्र की रक्षा करना, देशभक्ति दिखाना, अपने देश की रक्षा के लिए पूरा जो राष्ट्र है, या कहे कि जो राजा का पद है वह भी खुशी खुशी त्याग कर देना, यही क्या है इस नाटक का मूल उद्देश्य है। विदेशी आक्रांताओं से भारतीय संस्कृति की रक्षा करना ही इस नाटक का उद्देश्य रहा है। इसके अलावा इस नाटक के संबंध में कुछ कथन है। प्रसाद द्वारा इतिहास आश्रित नाट्य लेखन द्वारा गड़े मुद्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला, कथन है प्रेमचंद का। प्रसाद के नाटकों में जो गांधीर्य आया है उनके मूल में रंगमंच की अवहेलना का योग है, यह कथन है बच्चन सिंह का। रंगमंच के संबंध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाए। प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हो। जयशंकर प्रसाद के नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं होना चाहिए। स्कंदगुप्त नाटक पहली बार 27 दिसंबर 1968 ईस्वी को कलकत्ता में दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की प्राध्यापिका श्रीमती शांता देवी के निर्देशन में हुआ। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है, यह मानना है रामचंद्र शुक्ल का। स्कंदगुप्त नाटक की कला क्षमता प्रसाद के अन्य नाटकों की अपेक्षा ऊंची है, यह है नंद दुलारे वाजपेयी का कथन। गीत देखते हैं, इसके गीत भी इस नाटक में काफी प्रसिद्ध रहे हैं। प्रसिद्ध गीत है आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों को भीख लुटाई। यह देवसेना का गीत है जो 5वें अंक में है। बजा दो वेणु मोहन बजा दो, इसे आनंद में जीवन बना दो, स्कंदगुप्त का कथन है 4th अंक में। दोस्तों पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। उमड़कर चली भिगोने आज, तुम्हारा निश्चल अंचल छोर, विजया का कथन है 3rd अंक में। शून्य गगन में खोजता जैसा चंद्र निराश, यह देवसेना का कथन है 5वें अंक में। यह मुख्य कथन है जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। दोस्तों आशा करता हूं यह नाटक का जो संक्षिप्तीकरण है वह आपको पसंद आया होगा। दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए और मुझे बताइए कि ये नाटक आपको कैसा लगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे और भी अच्छे जो रचनाओं की जो समीक्षा है वह मैं आपके सामने लेकर आ सकूं। दोस्तों ध्यान से पढ़िए पूरे नाटक को, बहुत अच्छा नाटक है। धन्यवाद।